नमस्कार किसान भाइयों और मेरे देश के अन्नदाताओं। आज का ये वीडियो शायद हमारे चैनल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम सिर्फ तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हम खेती के उस विज्ञान की सर्जरी करेंगे जो दुनिया के विकसित देशों को हमसे 50 साल आगे ले जा चुकी है। हम अक्सर अमेरिका, हॉलैंड या इजराइल की हरी भरी तस्वीरें देखकर आहें भरते हैं। हमें लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी है या उनकी सरकारें बहुत पैसा देती हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो है खेती करने का तरीका। आज मैं आपको खेतों के अंदर ले चलूंगा, उन लैब्स में ले चलूंगा जहां उनके बीज बनते हैं, और उन ट्रैक्टरों के केबिन में बैठाऊंगा जो किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। हम बात करेंगे कि कैसे वो एक पौधे से हमारे मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैदावार लेते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो इस वीडियो को यहीं रोक दें और फुर्सत में देखें, क्योंकि आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो आपको किसी किताब या यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आइए परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी बात जो हमें समझनी होगी वो है प्लांट पॉपुलेशन, यानी पौधों की संख्या। आप मक्का, कॉर्न का उदाहरण लीजिए। भारत में हम 1 एकड़ में करीब 20 से 22 हजार पौधे लगाते हैं। अगर हम इससे ज्यादा पास पास पौधे लगा दें तो हमारी फसल को हवा नहीं लगती, वो गिर जाती है और भुट्टा छोटा रह जाता है। लेकिन अमेरिका के आयोवा राज्य में, जो दुनिया का मक्का का कटोरा कहा जाता है, वहां का किसान 1 एकड़ में 35,000 से 40,000 पौधे लगाता है। जी हां, हमसे लगभग 2 गुना। अब सवाल यह है कि उनके पौधे गिरते क्यों नहीं, उनके भुट्टे छोटे क्यों नहीं होते? यहां आता है उनका जेनेटिक्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स का खेल। विदेशों में जो बीज तैयार किए जाते हैं, उनके पत्तों की बनावट इरेक्ट होती है, यानी पत्ते सीधे ऊपर की तरफ खड़े रहते हैं। हमारे पौधों की तरह फैलते नहीं हैं। सीधे पत्ते होने के कारण सूरज की रोशनी नीचे जमीन तक और हर पौधे तक पहुंचती है, चाहे वो कितने भी पास पास क्यों न लगे हों। और दूसरी चीज, वो इस्तेमाल करते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। भारत में हम पीजीआर जैसे चमत्कार या पोषक तब डालते हैं जब फसल को बढ़ाना हो या फूल लाने हो। लेकिन वहां हाइट रिड्यूसर्स, यानी कद छोटा करने वाले हार्मोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। गेहूं और मक्का में वो एक ऐसा स्प्रे करते हैं जिससे पौधे की लंबाई रुक जाती है, लेकिन तना मोटा और मजबूत हो जाता है। पौधा छोटा रहता है, इसलिए आंधी में गिरता नहीं है, और पौधे की सारी ताकत तने में जाने की बजाय सीधे फल या दाने में जाती है। इसे हार्वेस्ट इंडेक्स बढ़ाना कहते हैं। हमारे यहाँ फसल गिर जाती है और 20 से 30% नुकसान हो जाता है। वहां फसल लोहे की तरह खड़ी रहती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, खाद देने के विज्ञान पर। मैंने पहले लिक्विड फर्टिलाइजर की बात की थी, लेकिन अब सुनिए फोलियर फीडिंग, यानी पत्तों के जरिए खाद देने का उनका एडवांस तरीका। हम यूरिया छिड़कते हैं, वो पत्तों पर स्प्रे करते हैं, लेकिन कब? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल और यूरोप में दिन के समय जब धूप तेज होती है तब कोई स्प्रे नहीं होता, क्योंकि उस समय पौधे के स्टोमेटा, पत्तों के वो छोटे छिद्र जिनसे पौधा सांस लेता है, बंद होते हैं। अगर आप बंद मुंह पर खाना लगाएंगे तो क्या फायदा? वहां किसान रात को या सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले, जब ओस गिर रही होती है और रंध्र खुले होते हैं, तब नैनो फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं। इससे 90% खाद पौधे के अंदर जाती है। और वो सिर्फ एनपीके नहीं देते, वो सिलिकॉन का स्प्रे करते हैं। सिलिकॉन पौधे के पत्तों पर एक कांच जैसी परत बना देता है। इससे कीड़ा जब पत्ते को काटने आता है तो उसके दांत घिस जाते हैं, लेकिन पत्ता नहीं कटता। यह एक प्राकृतिक कवच है जो वो रसायनों के बिना तैयार करते हैं। क्या हम भारत में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम, जबकि यह मिट्टी में प्रचुर मात्रा में है, बस पौधे को उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं मशीनों की। आपने बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर देखे होंगे, लेकिन विकसित देशों में जो हार्वेस्टर चलते हैं वो चलते फिरते लैब है। जब कंबाइन खेत में मक्का या गेहूं काट रही होती है तो उसके अंदर एक यील्ड मॉनिटर लगा होता है। ये सेंसर हर सेकंड ये नोट करता है कि खेत के किस हिस्से में कितनी पैदावार निकल रही है और दाने में नमी कितनी है। जैसे ही मशीन खेत के उस हिस्से में पहुंचती है जहां फसल कमजोर थी, कंप्यूटर उस लोकेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। अगले साल जब किसान बुवाई करने आएगा तो उसका ट्रैक्टर उस रिकॉर्ड को पढ़ेगा और कहेगा, देखो, पिछले साल यहाँ फसल कमजोर थी, शायद यहाँ मिट्टी में कमी है, और वो ऑटोमेटिकली उस जगह बीज कम और खाद ज्यादा डाल देगा। इसे कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना, वो भी डेटा के साथ। भारत में हमें अंदाजा भी नहीं होता
कि खेत के किस क्यारी में 50 किलो अनाज निकला और किस में 40 किलो। हम सबको एक औसत मान लेते हैं। सिंचाई के मामले में एक और चौंकाने वाली तकनीक है पल्स इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई में भी हम एक बार मोटर चलाते हैं और 2 घंटे तक पानी चलने देते हैं। इससे पानी गहरा चला जाता है, जड़ों से भी नीचे। इजराइल में वो पल्स यानी धड़कन के हिसाब से पानी देते हैं। 10 मिनट पानी चला, 10 मिनट बंद, फिर 10 मिनट चला, फिर बंद। इससे क्या होता है? इससे पानी और हवा का संतुलन बना रहता है। मिट्टी में पानी तो जाता है, लेकिन कीचड़ नहीं बनता, जिससे जड़ें सांस लेती रहती हैं। इसे एरोबिक कंडीशन में रखना कहते हैं। इससे उनकी खाद की खपत और कम हो जाती है, क्योंकि खाद पानी के साथ नीचे बहती नहीं है, जड़ों के पास ही लटकी रहती है। कीटनाशकों के बारे में एक कड़वा सच और सुनिए। हमारे देश में कई ऐसे कीटनाशक बिक रहे हैं जो यूरोप और अमेरिका में 10 से 20 साल पहले बैन हो चुके हैं, जैसे कि फोरेट या मोनोक्रोटोफॉस। ये बहुत जहरीले हैं। विदेश में अब ग्रीन केमिस्ट्री का दौर है। वे ऐसे रसायन बना रहे हैं जो धूप पड़ते ही 24 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। यानी आज आपने छिड़काव किया, कीड़ा मर गया और कल तक वो दवा हवा में उड़ गई। फसल कटने तक उसका कोई अंश फल में नहीं रहता। इसीलिए जब हम भारत से बासमती चावल या अंगूर यूरोप भेजते हैं तो कई बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दवा का असर रह जाता है। वहाँ प्री हार्वेस्ट इंटरवल का बहुत सख्ती से पालन होता है। यानी अगर दवा की शीशी पर लिखा है कि छिड़काव के 20 दिन बाद ही फसल तोड़नी है, तो वहाँ का किसान 19वें दिन खेत में नहीं घुसेगा। हमारे यहाँ आज शाम को बैंगन पर दवा छिड़की जाती है और कल सुबह वो मंडी में होता है। ये न सिर्फ खाने वाले के लिए, बल्कि खुद किसान के परिवार के लिए भी धीमा जहर है। अब चर्चा करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के उस पहलू की जो सिर्फ छिड़काव तक सीमित नहीं है। इसे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कहते हैं। हमारी इंसानी आंखें सिर्फ हरा, पीला या भूरा रंग देख सकती हैं, लेकिन ड्रोन में लगे विशेष कैमरे इंफ्रारेड रोशनी को भी देख सकते हैं। पौधा जब बीमार पड़ता है या प्यासा होता है तो उसका रंग बदलने से बहुत पहले वो इंफ्रारेड रोशनी को रिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है। ड्रोन ऊपर से उड़ते हुए ये पकड़ लेता है कि अरे, खेत के इस बीच वाले हिस्से में पौधे तनाव में हैं, जबकि हमें वो पौधे बिल्कुल हरे दिख रहे होते हैं। बीमारी दिखने से 10 दिन पहले किसान को पता चल जाता है। इसे कहते हैं भविष्य देखना। वो बीमारी का इलाज नहीं करते, वो बीमारी को आने ही नहीं देते। एक और बहुत बड़ा अंतर है फार्म मशीनरी के स्वामित्व में। भारत में हर किसान की चाहत होती है कि उसका अपना ट्रैक्टर हो, चाहे उसे साल में सिर्फ 200 घंटे ही क्यों न चलाना पड़े। इससे उस पर 5 से 7 लाख का कर्ज चढ़ जाता है। यूरोप में कस्टम हायरिंग और कोऑपरेटिव मशीनरी का मॉडल है। वहां 10 से 20 किसान मिलकर या एक कंपनी के जरिए करोड़ों की मशीनें किराए पर लेते हैं। एक 5 करोड़ का हार्वेस्टर एक अकेले किसान के लिए घाटा है, लेकिन अगर वो हार्वेस्टर 5000 एकड़ की कटाई करे तो वो सस्ता पड़ता है। वहां किसान एसेट बनाने में नहीं, प्रॉफिट बनाने में विश्वास रखता है। वो समझता है कि मशीन खड़ी रखने से घिसती है और पुरानी होती है, इसलिए वो पे पर यूज मॉडल पर काम करते हैं। अब थोड़ा बाजार की तरफ मुड़ते हैं। कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन। नीदरलैंड जैसा छोटा सा देश जो हरियाणा से भी छोटा है, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है। कैसे? टमाटर को ही ले लीजिए। भारत में टमाटर खेत से निकलता है और 2 दिन में पिचकने लगता है। नीदरलैंड में टमाटर तोड़ने के बाद उसे तुरंत प्री कूलिंग चैम्बर में डाला जाता है ताकि उसकी फील्ड हीट, खेत की गर्मी निकल जाए। फिर उसे एक खास तापमान पर पैक किया जाता है। उनका टमाटर 30 दिन तक ताजा रहता है और वो सिर्फ टमाटर नहीं बेचते, वो टमाटर का पेस्ट, सूप या सॉस बनाकर बेचते हैं। आलू बेचने की बजाय वो चिप्स या फ्रोजन फ्राइज बेचते हैं। मक्का बेचने की बजाय वो इथेनॉल, स्टार्च या कॉर्न सिरप बेचते हैं। इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। किसान सीधे फैक्ट्री से जुड़ा होता है। हमारे यहाँ आलू 5 रुपए किलो बिकता है और वही आलू चिप्स बनकर 400 रुपए किलो बिकता है। बीच का सारा मुनाफा कंपनियों को जाता है। वहाँ किसान खुद उन प्रसंस्करण इकाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट्स का हिस्सेदार होता है। एक और चीज है इंश्योरेंस यानी बीमा। भारत में फसल बीमा है, लेकिन उसे लेकर कई शिकायतें रहती हैं। अमेरिका और कनाडा में बीमा बहुत व्यापक है। वहाँ रेवेन्यू इंश्योरेंस होता है। इसका मतलब है कि अगर बाजार में भाव गिर गया तो भी बीमा कंपनी किसान को अंतर की भरपाई करेगी। वहाँ किसान को मौसम की मार से तो सुरक्षा मिलती ही है, बाजार की मंदी से भी सुरक्षा मिलती है। ये उन्हें रिस्क लेने की आजादी देता है। इसीलिए वो नई नई फसलें, महंगी तकनीक और बड़े प्रयोग करने से डरते नहीं है। हमारे किसान के पास सुरक्षा चक्र नहीं है, इसलिए वो डरता है कि अगर नई चीज फेल हो गई तो साल भर क्या खाएंगे। अब भविष्य की एक झलक। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स। दुबई, सिंगापुर और जापान जैसे देशों में जहां जमीन नहीं है, वहां अब फैक्ट्रियों के अंदर LED लाइटों में खेती हो रही है, बिना मिट्टी के, पाइपों में पानी और पोषक तत्व बहाकर। इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर
कहते हैं। वहां दिन और रात कंप्यूटर तय करता है। अगर पौधे को 16 घंटे धूप चाहिए तो लाइटें 16 घंटे जलेंगी। वहां कोई मौसम नहीं होता, साल में 365 दिन उत्पादन होता है। ये तकनीक महंगी जरूर है, लेकिन ये बताती है कि इंसान ने कुदरत पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। भारत में भी अब ये शहरों के पास शुरू हो रहा है, जहां सलाद के पत्ते, स्ट्रॉबेरी और विदेशी सब्जियां उगाई जा रही हैं। आखिर में दोस्तों, एक बात जो इन सब तकनीकों से भी ऊपर है, वो है डिग्निटी, यानी सम्मान। विकसित देशों में खेती को अनपढ़ का काम नहीं माना जाता। वहां किसान बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। एक युवा लड़का गर्व से कहता है कि आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ। वो कोट पैंट पहनकर ऑफिस की तरह अपने खेत के दफ्तर में जाता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से खेती को मजबूरी का सौदा माना जाता है। पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। जब तक हम खेती को ग्लैमराइज नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें तकनीक और विज्ञान का तड़का नहीं लगाएंगे, हमारी नई पीढ़ी इसमें नहीं आएगी। और बिना युवाओं के जोश और नई सोच के खेती नहीं बदल सकती। तो सारांश क्या है? हमें विदेशी किसानों से क्या चुराना है? उनकी मशीनें नहीं, उनकी खाद नहीं, बल्कि उनकी सटीकता। हर बूंद, हर दाने, हर इंच जमीन का हिसाब रखना। हमें सीखना है सहकारिता, अकेले चलने की बजाय साथ मिलकर मशीनें और बाजार खड़ा करना। हमें सीखना है कि मिट्टी एक बैंक है, इसमें जितना जमा करोगे उतना ही ब्याज मिलेगा। भारत का किसान मेहनती है, जुझारू है, उसने हरित क्रांति करके दिखाई है। अब वक्त है टेक्निकल क्रांति का, डिजिटल क्रांति का। ये जानकारी जो मैंने आज आपको दी, हो सकता है सुनने में आपको अभी दूर की कौड़ी लगे, लेकिन याद रखिएगा, बदलाव ऐसे ही आता है। पहले एक किसान करता है, फिर पड़ोसी देखता है और फिर पूरा गांव अपना लेता है। शुरुआत आपको करनी है। अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में नई तकनीक, नया बीज या जैविक खाद का प्रयोग करके देखें। परिणाम खुद बोलता है। इतनी लंबी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जगाना था। अगर हम दुनिया के साथ कदमताल नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आइए कि हम अपनी खेती को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक मुनाफेदार बिजनेस बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या किसी मशीन/तकनीक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा।